Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track 250 series. In today's lecture 19 हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के बारे में. अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो फास्ट ट्रैक 250 सीरीज क्यों लेके आए थे हम कि 25 इंपॉर्टेंट लेक्चर इस सीरीज में हम करवाएंगे जिसके थ्रू आपका जो ये 50 मार्क का बैरियर है ना ये क्रॉस हो पाए. राइट और इसमें हम 5 एमसीक्यूज भी एट द एंड ऑफ द सेशन जो डिस्कस करते हैं फॉर बेटर प्रैक्टिस और आप रिटेन कर पाए अच्छे से. एंड इसी के साथ जैसे जैसे जेआईबी एग्जाम का टाइम बहुत ही पास आ रहा है, एक ई बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इस ई बुक में आपको मिलती है इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू. 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी. तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक्सेस कर सकते हो, कुछ बेसिक डिटेल आपको अपनी एंटर करनी होती है. अब पीएसएल टारगेट्स बैंक के लिए रखे हैं, बट पीएसएल है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर क्या है बेसिकली, कि हमें ना कुछ सेक्टर्स को लोन देना है. बैंक ने, आरबीआई ने कहा है कि आपको इन पिछड़े वर्ग को, कुछ वीकर सेक्शन हो गए आपके, स्कूल्स वगैरह, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह को, एग्रीकल्चर को, जो बेसिकली ग्रोथ लेके आते हैं किसी भी इकोनॉमी में, कि आपने टारगेट्स रखे हैं. आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि आप इनको जो है इतना परसेंटेज जो है लोन की फॉर्म में दोगे. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि पीएसएल टारगेट्स बैंक के लिए क्या है. अगर हम डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की बात करें, ओवरऑल टोटल प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करें, तो 40% है एएनबीसी और सीओबीएसई का. एएनबीसी का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. टोटल जितना बैंक का गया है क्रेडिट की फॉर्म में, एक्चुअल में वो कुछ एडजस्टमेंट्स को माइनस कर लेते हैं, उसको एएनबीसी बोला जाता है. सीओबीएसई क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जैसे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है और जैसे आपकी बैंक गारंटी है. अब ये डायरेक्टली अपने पैसा नहीं दिया, देयर आर द चांसेस कि फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है. ऑफ बैलेंस शीट आइटम है तो इनको भी देखा जाता है और इनमें से जो ज्यादा हायर होगा ना उसको लिया जाता है. तो कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% है. आप देखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए 75 रखा गया है, बहुत ज्यादा रखा गया है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक. जैसे आपके एसबीआई, एचडीएफसी, बाकी आरआरबी जो, इनके लिए ज्यादा क्यों रखा गया है, क्योंकि बेसिकली ये तो केटर कर रहे हैं ना रीजनल रूरल एरियाज को, वही तो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, तो ज्यादा रखा गया है इनके लिए. स्मॉल फाइनेंस बैंक की पहले लिमिट 75% थी, अब ये घटा के 60% कर दिया आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कि 60% इनका टारगेट रहेगा. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रीजनल रूरल बैंक्स का है. एग्रीकल्चर की बात करें तो सबके लिए सेम है, 18% है एएनबीसी और सीओबीएसई का. माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी सेम ही है. वीकर सेक्शंस के लिए 12% है और आरआरबी का थोड़ा ज्यादा है, 15% रखा है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 12% है. अब इनके फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन भी की गई है. देखिए, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में हमने देखा कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का 40% है. इसमें हमने एक्सक्लूड कर दिए रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फॉरेन बैंक जिनकी क्या है विद 20 ब्रांचेस और इससे ज्यादा काउंट की गई है. अब अगर एएनबीसी है 500 करोड़ बैंक का, सीओबीएसई है 530 करोड़, तो हम 40% किस पे काउंट करेंगे, 530 करोड़ पे. ठीक है, इस पे काउंट होगा, जो ज्यादा होगा वही हम लेते हैं. फॉरेन बैंक जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस हैं, जैसे सिटी बैंक वगैरह, एचएसबीसी बैंक्स हो गए, इनका 40% है, जो भी हायर होगा. इसमें से 32%, मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा, ये 32% 40% में से एक्सपोर्ट क्रेडिट की फॉर्म में देंगे, और 8% जो है किसी और प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं ये. रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो सीधा सा फंडा है यहाँ पे, 75% हायर. और इसमें बोला गया है कि अगर आप लेंडिंग कर रहे हो मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे स्कूल वगैरह बनाने, रिन्यूएबल एनर्जी को, तो वो आपका 15% ऑफ एएनबीसी ही कंसीडर किया जाएगा. और स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो सीधा है 60%, इनमें से जो भी हायर होगा. तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की. फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो 18% की बात कर रहे थे हम, उसमें से ना 14% आप दे रहे हो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स. ये कौन से फार्मर्स होते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स बेसिकली. कॉर्पोरेट्स नहीं बनी है इनकी, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी है, इंडिविजुअल फार्मर्स. तो 18% में से 14% तो आपको इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन देना है. अब उसमें से टारगेट है कि 10% ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को दोगे. एक होते हैं आपके मार्जिनल फार्मर्स, एक होते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर, जिनके पास जो है स्मॉल मार्जिनल फार्म 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, उनको आप 10% दोगे इसमें से. ठीक है. अब
फॉरेन बैंक्स तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है ना, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस और वीकर सेक्शन में। रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो 18% ही रखा है, 14% इसमें नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स यानी इंडिविजुअल्स को, और सेम ही 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर। सेम ही जो हमने यहाँ एग्रीकल्चर का देखा ना, सभी बैंक्स के लिए सेम कंडीशंस है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का सीधा सीधा सा है 7.5%। एनबीसी और सीओबीएसई का जो भी हायर होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चंस इसी के ऊपर पूछा जाता है। वीकर सेक्शंस की बात करें तो देखो, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के केस में 12% था, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी सेम ही परसेंटेज थी। फॉरेन बैंक तो एलिजिबल ही नहीं है। और रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो 15%, ज्यादा है थोड़ा, राइट। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो इनका भी टोटल प्रायोरिटी सेक्टर्स का जो टारगेट है वो 60% है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का इन्होंने 7.5% रखा है। वीकर सेक्शंस की बात करें तो 12% है। ठीक है, इनको भी तो अपने पीएसएल टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब ना आरबीआई ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स किए कि रीजनल डिस्पैरिटीज पीएसएल में हम नहीं रखेंगे। क्या किया है, इसके ऊपर हो सकता है आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो इसको समझते हैं। देखिए कि आरबीआई ने ना असाइन किए हैं वेट, इंक्रीमेंटल पीएसएल क्रेडिट किसके ऊपर बेस्ड है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो। हायर वेट असाइन किया है, मतलब 125% असाइन किया है किसको, जिन डिस्ट्रिक्ट में पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 है। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 100 रुपए, हम ऐसे सिंपल रुपीज की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, 100 रुपीज का आपने पीएसएल टारगेट अगर कंप्लीट किया, तो इन डिस्ट्रिक्ट में आपका काउंट होगा 125 रुपए। जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जहां पे पीएसएल जो है, अगर आप 100 भी दे रहे हो तो वो 125 काउंट कर रहे हैं पीएसएल क्रेडिट में, तो फायदा हुआ बैंक को यहाँ पे, है ना। तो 125% काउंट किया। लोअर वेट कहाँ पे असाइन होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी पर कैपिटा पीएसएल ग्रेटर देन 42,000 है, जैसे मुंबई के किसी डिस्ट्रिक्ट में आप वहां पे दे दो पीएसएल, है ना, आपने दिया 100 रुपए का, मान लीजिए, तो यहाँ पे काउंट कितना होगा, वो 90 रुपीज काउंट होगा, कम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से वेट असाइन किया जाता है। नॉर्मल वेट बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये डिस्पैरिटीज को हटाने के लिए एक स्मार्ट मूव लिया हुआ है कि ऐसे डिस्पैरिटीज को हम हटाएं, और पीएसएल क्रेडिट आउटफ्लो जो है प्रॉपर्ली बैलेंस तरीके से चला रहे। मतलब एसबीआई ने 100 करोड़ का लोन दिया ये इन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसको 125 करोड़ काउंट कर लिया। ठीक है, और अगर वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में देते हैं जहां पे पीएसएल टारगेट ग्रेटर देन 42,000 है, आपने दिया कितना, 100 करोड़, तो उसको 90 करोड़ काउंट किया। ये डिस्पैरिटीज को हटाया आरबीआई ने बेसिकली। ठीक है, एग्रीकल्चर में लेंडिंग की जाती है 3 कैटेगरीज में। फार्म क्रेडिट, जिसमें आप डायरेक्ट लोन दे रहे हो फार्मिंग में अलाइंड एक्टिविटीज। एक होती है आपकी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, आपने बनाने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो लोन दिया जाता है। एंसिलरी एक्टिविटीज, कोई डेयरी फार्म वगैरह आप ओपन कर रहे हो जैसे, तो वो लोन। तो 3 कैटेगरीज में लोन जा रहा है एग्रीकल्चर में। तो एक तो आप इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन दे रहे हो, एक उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स भी होती हैं जो फार्मर के द्वारा चलाई जाती है। अब क्रॉप लोन मिलता है, एक तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाने के लिए, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, अलाइंड एक्टिविटीज के लिए आपको सभी तरीके का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, पीएसएल में काउंट होगा। एक आप मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हो। क्या किया जा रहा है, जैसे आपने ट्रैक्टर परचेज करना, कोई मशीनरी परचेज की, है ना, डेवलपमेंट वर्क अलाइंड एक्टिविटीज के लिए, डेयरी फार्म आप चला रहे हो, उसके लिए आपको एक फार्म बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वो। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज लोन, स्प्रे वगैरह करना होता है, हार्वेस्टिंग करनी होती है, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग ओन प्रोड्यूस। अब फसल उग के तैयार होगी, वेयर हाउस तक लेके जानी है, मार्केट मंडी तक लेके जानी है, उसके लिए भी लोन मिलेगा। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स कौन से होते हैं, साहूकार के जो लोन लेके बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर एक डेट है कि ये लोन मैं कब चुकाऊं एक फार्मर के ऊपर। तो अगर आप उस फार्मर को लोन दे रहे हो कि वो साहूकार का लोन चुका दे, क्योंकि उसने साहूकार से 30% इंटरेस्ट पे लोन लिया मान लीजिए, तो बैंक मान लीजिए दे देता है 7% पे कि तुम चुका दो जो 1 लाख तुमने साहूकार से लिया था, तो उसको भी आप पीएसएल में काउंट कर रहे हो।
ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हम लोगों को कार्ड इश्यूज होते हैं ना, वैसे समझ लीजिए कि फार्मर्स का एक तरीके से एटीएम कार्ड है। ये एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है फार्मर्स को कि वो क्रॉप कल्टीवेशन कर पाए, कंजम्पशन नीड उनकी फुलफिल हो, एसेट मेंटेनेंस ट्रैक्टर वगैरह की मेंटेनेंस भी कर पाते हैं, क्रॉप भी उगा पाते हैं, अपनी कंजम्पशन नीड्स को भी इस कार्ड के थ्रू वो फुलफिल कर पाते हैं। अगर आप लैंड परचेज लोन दे रहे हो सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, तो वो उसमें काउंट होगा आपका। अब अगर आप लोन देते हो अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट, जो 12 महीने तक की है, पुरानी नहीं कंसीडर होती, 1 साल तक की इन्होंने काउंट की। कहने का मतलब क्या है, वेयर हाउस में आपकी फसल पड़ी है यानी वीट पड़ा है वेयर हाउस में, अब आपको रिसीट मिलती है ना, वेयर हाउस रिसीट टाइटल टू गुड्स होता है, जिसके पास वो है तो मालिक है उसका गुड्स का। तो वो मान लीजिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस में पड़ी है, कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट ले सकते हो। आपको मिलेगा 90 लाख फॉर क्या, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स या ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, इलेक्ट्रॉनिक है ना, जिसको आप इजीली नेगोशिएट कर सकते हो आगे, तो उसके लिए 90 लाख रखा है। बाकी 60 लाख रखा है नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। इनमें थोड़ी दिक्कत रहती है कि जो नॉन नेगोशिएबल है, इजीली नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वहां पे कम कर दी लिमिट 60 लाख। ठीक है। सोलर पंप इंस्टॉलेशन लोन मिलता है, स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप कर रहे हो, सोलराइजेशन कर रहे हो, ग्रिड कनेक्टेड पंप्स की, उसके लिए मिलेगा। सोलर पावर प्लांट लोन्स, अगर आप सोलर प्लांट सेट कर रहे हो बैरन टू फेलो लैंड्स के लिए, स्टिल्ट फैशन में है जो ऑपरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड्स पे, तो वो लोन भी आपका पीएसएल में काउंट होगा। अब क्या क्राइटेरिया है अगर आप लोन दे रहे हो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, तो बेसिकली जिन फार्मर्स की लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है, बहुत ही छोटी सी जमीन है, उनको मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। जिनकी मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर, 1 से 2 के बीच में, वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं। तो इसमें लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है, टीनेंट फार्मर्स होते हैं, किसी की किराए की ली हुई जमीन पे खेती उगा रहे होते हैं, ठीक है, एक बिना एग्रीमेंट के जमीन ली, एक अपने क्रॉप का कुछ हिस्सा शेयर कर रहे हैं, तो वो सारे आप स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स में काउंट कर रहे हो। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप इनका बना हुआ है, राइट, जो एग्रीकल्चर या अलाइंड एक्टिविटी का हिस्सा है। अब आप लोन दे सकते हो 2.5 लाख का, जो इंडिविजुअल एंगेज्ड है अलाइंड एक्टिविटीज में, लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे। क्या आप लोन देते हैं एफपी और एफपीसी, जैसे इंडिविजुअल फार्मर्स की कॉर्पोरेशंस बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई उन्होंने, कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर, बहुत सारे फार्मर इसका हिस्सा है, उनको लोन दिया जाता है कितना, वो भी कितना रहेगा आपका, देखो, जो एग्रीकल्चर अलाइंड एक्टिविटीज में और जिनका लैंड होल्डिंग शेयर जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का नॉट लेस देन 75%, लोन लिमिट्स भी इस पे अप्लाई होती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मना किया है कि वो लेंडिंग नहीं कर सकते कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर को, यानी मतलब वो पीएसएल में काउंट नहीं होगा आपका। ठीक है। देन अब हम एनबीएफसी एमएफआई को भी लोन देते हैं ऑन लेंडिंग के लिए, एग्रीकल्चर में अभी बात कर रहे हैं हम। तो बैंक लोन देता है रजिस्टर्ड एनबीएफसी एमएफआई, एमएफआई की फुल फॉर्म माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये ना छोटे छोटे लोन देते हैं, जैसे गांव में किसी को टेलरिंग यूनिट चलानी है, ठीक है, उसको 15,000 का लोन देना है, कोलैटरल फ्री लोन देते हैं अप टू 3 लाख तक, जिनकी जो इनकम रहती है, तो उनको लोन देते हैं ये। बाकी एमएफआईज भी सोसाइटी ट्रस्ट भी होते हैं, तो बैंक इनको लोन देता है कि आगे ऑन लेंडिंग कर सके एग्रीकल्चर में। तो कंडीशन क्या है कि जो ये वाली एंटिटीज है, ये मेंबर हो आरबीआई के रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। पर्पस ऑफ दिस क्रेडिट मस्ट बी फॉर ऑन लेंडिंग, किसको करना है, इंडिविजुअल्स को, मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को। बैंक अगर क्रेडिट दे रहा है रजिस्टर्ड एनबीएफसी को, जिसमें आपने एमएफआई को अभी एक्सक्लूड कर दिया, वो भी पीएसएल के लिए एलिजिबल होगा, बट कुछ लिमिटेशंस है। क्या है कि आप टर्म लेंडिंग कंपोनेंट्स एग्रीकल्चर में जो लोन दे रहे हो ना, उसके लिए यूज होगा, और कैप भी लगा दी गई है, कितनी रखी है, 10 लाख पर बोरोवर, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। अगर उससे ज्यादा देते हो तो वो पीएसएल की कैटेगरी में हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, तो एमएसएमई भी तो बहुत हिस्सा है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ये भी हम पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर्स में काउंट करते हैं। तो जो भी बैंक लोन आप एमएसएमई को प्रोवाइड कर रहे हो, साइज टाइप, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। स्टार्टअप्स कोई लेके आया है, कोई स्टार्टअप चला रहा है जो एमएसएमई को क्वालिफाई कर रहा है, उनको लोन मिल सकता है अप टू 50 करोड़ तक का। चाहे किसी को 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, 14 लाख की है, यानी 50 करोड़ तक की, तो वो लोन मिल जाएगा, वो पीएसएल में काउंट होगा। अब एमएसएमई में फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, एक होती है आपकी विद रिकोर्स फैक्टरिंग। इसका मतलब क्या है, देखो, एमएसएमई है एक, मान लीजिए एबीसी, ठीक है, ये एक्स वाई जेड को क्रेडिट पे सामान बेचा है,
अब एक्स वाई जेड ने पेमेंट करनी है एमएसएमई को 90 डेज के बाद, एबीसी को। एबीसी एमएसएमई को अभी पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है, सैलरीज पे करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, बड़ा सारा खर्चा रहता है। तो अब वो जो 90 डेज के बाद पैसा आना है, तो अब एमएसएमई के पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, फैक्टरिंग कर सकते हैं, यानी बैंक को ये बिल बेच दिया फैक्टरिंग के तौर पे। मतलब 10 लाख आना था सपोज कीजिए, है ना, 90 दिन के बाद। तो बैंक ने क्या किया, एबीसी को 9.5 लाख प्रोवाइड कर दिया। अब 10 लाख जो 90 डेज के बाद बैंक एक्स वाई जेड से ले लेगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग बेसिकली। अब विद रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि अगर बैंक को, मान लीजिए यहाँ पे ये बैंक है, ठीक है, सपोज कीजिए एसबीआई, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। अब मान लीजिए एसबीआई को एक्स वाई जेड ने 90 डेज के बाद पेमेंट नहीं की, अगर आप विद रिकोर्स फैक्टरिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो बैंक के पास राइट होता है, एसबीआई के पास राइट है कि एबीसी से वो रिकवर करेगा पैसा, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड इसको पेमेंट नहीं करती, राइट। तो यहाँ पे असाइनर एमएसएमई हो, एलिजिबल होंगे इसी कैटेगरी में। फैक्टरिंग कर रहे हो ट्रेड्स के थ्रू तो वो भी एलिजिबल है। फैक्टरिंग ट्रेड्स मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप जो है ये फैक्टरिंग की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें एमएसएमई, गवर्नमेंट और ये पार्ट रहते हैं जो आपके बिल्स जो है वो खरीद लेते हैं, तो वो भी पीएसएल में काउंट होगा। आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये वाली सिचुएशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। ओके। विदाउट रिकोर्स होती तो उसमें तो रिस्क रहता है, उसमें तो बैंक का जो रिस्क रहता है कि वो एबीसी कंपनी से, जो एमएसएमई से रिकवर नहीं कर सकती है। बट विद रिकोर्स फैक्टरिंग वाली ट्रांजेक्शन हम पीएसएल में जो है वो काउंट करते हैं। अब कुछ और लोन्स भी दिए जाते हैं एमएसएमई कैटेगरी में। खादी विलेज इंडस्ट्रीज को दे रहे हो, ऑटोमेटिकली माइक्रो एंटरप्राइजेस का वो पार्ट है। कुछ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स में काम करती है, जैसे लोन दे रहे हो आप उन एंटिटीज को, आर्टिशियंस है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इधर उधर बिखरे हुए जो लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो काफी अच्छे आर्टिशियंस हैं, उनको भी लोन दे रहे हो, तो वो भी पीएसएल में आएगा एमएसएमई कैटेगरी में। कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूस है डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स में, जैसे विलेज इंडस्ट्रीज को दे रहे हो, वो भी आपका किस में आएगा, पीएसएल में। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट क्रेडिट दे रहे हो एमएसएमई को, जिसमें प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट हम कवर कर रहे हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली एमएसएमई क्वालिफाई हो जाता है। अब अगर आप लोन देते हो एनबीएफसी, एमएफआई को और बाकी एमएफआई को, तो एलिजिबल है, क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा, मेंबर और आरबी रिकॉग्नाइज एसआरओ का आप यूज करोगे उसको ऑन लेंडिंग के लिए, तो इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप के एमएसएमई सेक्टर के लिए। आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये वाली सिचुएशंस अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट, अब अगर आप लोन दे रहे हो रजिस्टर्ड एनबीएफसी को जो एमएफआई नहीं है, अदर देन एमएफआई है, तो बैंक लेंड कर सकते हैं एनबीएफसी को। कि ऑन लेंडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक चीज तरीके से समझिए तो होता है ना ऑन लेंडिंग एंड को लेंडिंग। यहाँ पे बैंक ने एनबीएफसी को पैसा दे दिया, एनबीएफसी अब आगे दे रही है, कस्टमर को लोन दे रही है, ठीक है। एनबीएफसी मेन पॉइंट है, यहाँ पे रिस्क एनबीएफसी का रहता है। तो बैंक लेंड करते हैं ऐसे एनबीएफसी को ऑन लेंडिंग के लिए कि वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को ऑन लेंडिंग करें। तो पीएसएल एलिजिबिलिटी कैप रखिए 20 लाख पर बोरोवर। एमएफआई नहीं है, रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेबल नहीं है इन बैंक्स पे। ओवरड्राफ्ट भी अगर आप दे रहे हो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के तहत, तो वो भी लोन ही क्लासिफाई होगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को। सुनीता जी हैं एक लेडी, 10,000 की इन्होंने ओवरड्राफ्ट लिया प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के तहत, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन कंसीडर होगा। फिर आप डिपॉजिट रखते हो सिडबी और मुद्रा के पास, ठीक है। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट रह जाता है, जो आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो ये बोला जाता है, आरबीआई ने ये कहा है कि आप उसको सिडबी और मुद्रा के पास रखोगे, कि जो आपका शॉर्ट फॉल ऑब्लिगेशन थी पीएसएल की, वो जो है फुलफिल होगी और इन बैंक्स के थ्रू आगे एमएसएमई को फिर लोन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समरी, जो हमने पढ़ा वो सारा पार्ट है। लोन टाइप्स, पीएसएल कैटेगरीज, वो सब यहाँ पे जो एक समराइज वे में आपको बता दिया गया है कि थोड़ा इजी रहे समझने के लिए। ओके, देन ये सारा सब कुछ जो हमने पढ़ लिया एक तरीके से। एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो आप एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर्स को दे रहे हो, है ना, तो वो ऑलवेज पीएसएल होगा। कुछ रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में कुछ एक्सपोर्ट्स क्रेडिट किए जा रहे हैं डोमेस्टिक एसएफएफ, यूसीबी, डब्ल्यूएस के थ्रू, तो पीएसएल है कितना, अप टू 2% ऑफ एएनबीसी सीओबीएसई इंक्रीमेंटल बेसिस पे। तो 50 करोड़ की कैप है यहाँ पे पर बोरोवर की। फॉरेन बैंक की बात करें जिनकी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ब्रांचेस है, उनके लिए तो ये सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट यहाँ पे 50 करोड़ की कोई कैप नहीं रखी गई है।
फॉरेन बैंक जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है, पीएसएल बोला गया अप टू 32% ऑफ एएनबीसी और सीओबीएससी। क्या आरआरबी लोकल एरिया बैंक्स पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट क्रेडिट आरआरबी के थ्रू थोड़ी हो रहा है, उसमें तो फॉरेन बैंक्स का मेन रोल आ जाता है, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, इनके थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है। तो ये कंडीशंस ध्यान रखनी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ परसेंटेज रहेंगी, थोड़ा सा आपको ना एक दो रीडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में ये जो आरबीआई ने ही परसेंटेज जो है वो असाइन की है कि इतना इतना परसेंट हम इस पार्ट पे दे रहे हैं, राइट। देन एजुकेशन की बात करें, सीधी सी बात है, लोन 25 लाख का दे रहे हो आप एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज पे, तो वो पीएसएल में काउंट होगा। अगर कोई लोन ले रहा है 30 लाख का, किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले ली एक अच्छे रेपुटेटिव इंस्टीट्यूशंस में, 30 लाख का लोन लेना चाहता है वो पीएसएल में फिर काउंट नहीं होगा आपका। ओके, 25 लाख तक का लोन ले रहा है तो पीएसएल में आएगा। अब इस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2025 में, ये लिमिट्स पूछी गई थी, ठीक है। तो अगर आप लोन दे रहे हो इंडिविजुअल्स को कि वो परचेज करे, कंस्ट्रक्शंस करे, ड्वेलिंग यूनिट्स की, फ्लैट वगैरह बनाए, घर बनाए अपना, तो कंडीशंस क्या है कि ये लोन अमाउंट और कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट इनको सेटिस्फाई करनी है। देखो, अगर आप ऐसी सिटीज में रहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर की है, दिल्ली होगी, मेट्रो सिटीज, चेन्नई वगैरह बड़ी बड़ी सिटीज जो है, वहां पे लोन लिमिट भी ज्यादा ही रखी है। 50 लाख से ऊपर है तो 50 लाख लोन लिमिट है। कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट रखी गई है 63 लाख, ठीक है। अगर आप ऐसी सिटीज में रहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख के बीच में, मान लीजिए उदयपुर, जयपुर वगैरह सिटीज में रह रहे हो, इतनी पॉपुलेशन है, 45 लाख है, 5 लाख कम कर दी, और ये 57 लाख, ठीक है, ये कर दी गई, थोड़ा कम कर दिया गया। मेट्रो सिटी से दूसरी सिटीज में आ गए तो लिमिट्स भी कम कर दी गई। अब आप ऐसी सिटीज में रहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन जो है लेस देन 10 लाख है, तो कितना दे रहे हैं लोन? 35 लाख और 44 लाख। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यानी चंडीगढ़ जैसी सिटीज में रह रहे हो, छोटी सिटीज में रह रहे हो, तो लोन लिमिट और कम कर दी, राइट। यहाँ पे 5 कम करी, यहाँ पे 10 कम कर दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन इस बार आया है। अब इनएलिजिबल लोन्स कौन से हैं जिनको हम पीएसएल में काउंट नहीं करेंगे? हाउसिंग को, बैंक अपने एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हैं तो वो पीएसएल में नहीं आएंगे। हाउसिंग लोन जो बैक्ड है बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया पीएसएल से, क्योंकि उनमें एएनबीसी का जो है वो फिट नहीं होता बेसिकली क्राइटेरिया। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं बॉन्ड्स में जो इशू की गई हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा और हुडको के द्वारा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, इस डेट के बाद, तो वो पीएसएल में नहीं आते आपके। अब अगर वो तो था कि आपने घर बनाना है तो आपको ये लोन लिमिट थी, अब आपने घर रिपेयर करना है, फ्लैट रिपेयर करना है, तो लिमिट्स और कम कर दी गई हैं। सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन ये ग्रेटर देन 50 लाख थी, जैसे दिल्ली वगैरह है, तो वहां पे 15 लाख आपको मिल रहा है लोन, रिपेयर करवा लो अपने घर की। मैक्सिमम कॉस्ट ड्वेलिंग यूनिट की 63 लाख है। सिटीज जिनकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख से 50 लाख के बीच में थी, उनकी 12 लाख कर दी, और विद पॉपुलेशन तो 10 की 10 रखी, ठीक है। तो ये लिमिट्स आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। ये था रिपेयरिंग के लिए कि आप रिपेयर करा रहे हो अपने घर की, ये था कि आप घर ही बना रहे हो तो मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, और वो पीएसएल में काउंट होगा, राइट। देन फिर आपका आता है हाउसिंग में, जो गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन दिया जाता है, जैसे आप ट्वेलिंग यूनिट की कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, गरीब लोगों के लिए फ्लैट्स बना रहे हो, स्लम क्लियरेंस कर रहे हो, ठीक है, स्लम्स में जो लोग रहते थे उनके लिए नए घर बनाए आपने। कंडीशंस क्या है कि ड्वेलिंग यूनिट कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो, छोटे छोटे घर जो बनते हैं इन लोगों के लिए। अगर आप लोन दे रहे हो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो 50% आपका FAR FCA यूज होगा ड्वेलिंग यूनिट के लिए, कारपेट एरिया लेस देन इक्वल टू 60 स्क्वायर मीटर, इतना ही रखा गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या हुआ? उन लोगों को जो है हाउसिंग प्रोवाइड करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कम एरिया जिनका है। ज्यादा एरिया वाला होगा तो ऑब्वियसली वो पीएसएल में तो काउंट होगा ही नहीं। अब जो लोन रह जाता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, वो कहाँ पे आपको डिपॉजिट कराना है? नेशनल हाउसिंग बैंक में। अगर आप पीएसएल टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ये वाला पैसा आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जाएगा और उसके थ्रू आगे जो पीएसएल में दिया जाएगा। ओके, अब ये जो हमने पढ़ा एक तरीके से उसका ही समराइज वे में बताया हुआ है कि कितनी लोन लिमिट्स दी जाती है, राइट। गवर्नमेंट एजेंसी प्रोडक्ट्स में इसमें काउंट होते हैं। अपने स्टाफ को दे रहे हो तो नहीं आएगा पीएसएल में। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लोन बैक्ड है, नहीं आएगा। हुडको बॉन्ड्स पोस्ट अप्रैल 2007 पीएसएल का पार्ट नहीं है।
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, अगर ये लोन दे रहे हैं ना अपने स्कूल वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये भी तो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, तो वहां पे 8 करोड़ पर बोरोवर रखा गया है कि इतना लोन आपको मिल सकता है। आप स्कूल सेट कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हो, आप सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट वगैरह बना रहे हो, वाटर इंप्रूवमेंट मेजर हाउस होल्ड लेवल पे, तो ये सब पीएसएल में आपका काउंट होता है। ये तो हो गया स्कूल की बात। अब हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज बनानी है, कितनी लोन लिमिट है? 12 करोड़ पर बोरोवर। ये 8 करोड़ थी, ये 12 है। पर्पस क्या है कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बिल्ड कर पाओ, किन सिटी लोकेशंस में? टायर 2 टू टायर 6 सेंटर्स में। ठीक है, तो वहां पे आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो लोन दे रहे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को दे रहे हो, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का आपका पार्ट है। और लेंडिंग भी की जाती है एमएफआई के द्वारा वाटर एंड सैनिटाइजेशन के लिए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बैंक लोन दे देते हैं कि आप आगे ये रूरल एरिया में जाके लोन दो कि वाटर और सैनिटाइजेशन प्रॉपरली वहां पे बिल्ड हो। तो ये बैंक्स को अप्लाई होता है, अदर देन इनको ये नहीं यहाँ पे एप्लीकेबल है। बैंक लेंड करता है एमएफआई को ऑन लेंडिंग के लिए कि एमएफआई को लोन दे दिया, एमएफआई आगे दे रही है इंडिविजुअल्स, मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को। पर्पस क्या है कि वाटर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज बिल्ड करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना बैंक सब जगह पहुंचे। तो ऑन लैंडिंग कंप्लीट करवाते हैं एमएफआई के थ्रू के। एमएफआई तो हर कोने कोने में पहुंचे हुए हैं, एनबीएफसी एमएफआई, उनकी रीजनल डायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, लोन लिमिट जर्नल फॉरवर्ड, यानी कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उन्होंने कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन जो है बिल्ड करना है, स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम जैसे करवाना है, रिमोट विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन कोई कंपनी करा रही है, उसको कितना लोन मिलेगा? 35 करोड़ का। ठीक है, 35 करोड़ तक का लोन मिलेगा। अब इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करें, लोन लिमिट क्या है? 10 लाख पर बोरोवर। अब एक पर्सन है रमेश, उसने अपने घर पे सोलर पावर प्लांट जो एस्टेब्लिश करना है घर की छत पे, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए सोलर पंप लगा रहा है, सोलर पैनल लगा रहा है, उसको कितना लोन मिलेगा? 10 लाख पर बोरोवर, 10 लाख का मिलेगा। वो तो था जनरल बोरोवर, एक ओवरऑल वे में सोच रहे हैं कि एक गांव की हम स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम फिक्स करें, प्रॉपरली इलेक्ट्रिफिकेशन हो, गांव गांव को तक बिजली पहुंचे। कंपनी के लिए ज्यादा लिमिट है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड में अपने घर में कोई लगा रहा है तो उसकी कम है, 10 लाख पर बोरोवर है। अदर्स की बात करें, अगर आप माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेंबर्स को, वो भी काउंट होंगे। लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 लाख जो बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, जो एग्रीकल्चर को छोड़ के एक्टिविटीज है, जैसे आप सोशल नीड्स फुलफिल करना चाहते हो, अपने घर की मुरम्मत करवा रहे हो, टॉयलेट्स बना रहे हो, तो उतना लोन मिलेगा आपको 2 लाख का। अब एक तो हमने पढ़े थे डिस्ट्रेस्ड फार्मर, जो साहूकार के तले दबे हुए हैं, है ना, उनसे पैसा लिया था वो चुकाना है। अब कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसने अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन लिया था, अब उसने चुकाना था, वो कितना मिल सकता है? 1 लाख पर बोरोवर का, ये भी आपका पीएसएल में काउंट होगा। ठीक है, अब लोन सैंक्शन किए हैं अपने स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन, जो SC ST की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका मोटिव भी यही है कि इनपुट्स मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स जो ये बेनिफिशियरीज के थ्रू आते हैं, ये भी आपका पीएसएल में काउंट होगा। स्टार्टअप्स की बात करें तो कितना था लोन? अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप जो एक्टिविटीज में एंगेज्ड है अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। जरूरी नहीं है कि जो एमएसएमई में स्टार्टअप है या एग्रीकल्चर में है, उन्हीं स्टार्टअप्स को लोन दिया जा रहा है, और स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को तो गवर्नमेंट भी कितना प्रमोट करती है, तो उनको भी 50 करोड़ का लोन मिल सकता है, वो जो है पीएसएल में काउंट होगा। राइट, फिर ये समरीज है जो हमने पढ़ लिया, सेम उसी को समराइज वे में यहाँ पे दिया हुआ है कि फार्मर, नॉन फार्मर है, डिस्ट्रेस्ड है, एग्री नॉन एग्री एमएसएमई लोन 2 लाख तक का, डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस लोन नो कैप, कोई लिमिट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का 10 लाख था इंडिविजुअल्स का, 35 करोड़ जर्नल, हेल्थ केयर में 12 करोड़, स्कूल वाटर सैनिटाइजेशन में 8 करोड़। तो यहाँ से भी आप एक तरीके से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये लिमिट्स ये पता होनी चाहिए आपको। वीकर सेक्शन में कौन कौन आता है? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, गांव में जो आर्टिशियंस है, कोटेज इंडस्ट्रीज है, इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में बेनिफिशियरीज है, आपके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में बेनिफिशियरीज है, वो भी आपका वीकर सेक्शन में काउंट हो रहा है। SC ST डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिनको लोन मिलता है, जैसे जिनको 4% पे ही लोन चुकाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए आपके। अब इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सेटिस्फाई कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस का लोन डायरेक्शंस। अब इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज को कितना लोन मिल सकता है? 2 लाख पर बोरोवर का। ठीक है, इतना मिल सकता है, विमेन्स की बात की जा रही है। तो ये 2 लाख पर बोरोवर की लिमिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है।
तो आपका जो बिगर सेक्शंस में आते हैं, डिस्ट्रेस फार्मर्स भी आते हैं, यही जो फार्मर नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, अपने रिलेटिव्स का लोन चुकाना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे आपके वीकर सेक्शंस का पार्ट है। उस पे ओवरऑल टारगेट्स तो हमने देख ही लिया कि कितना प्रोवाइड करना होता है बैंक ने। फिर अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर्स टारगेट्स को फुलफिल नहीं करते हो तो आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने बोला है कि आप ना ये फंड्स डिपॉजिट कराओगे आरआईडीएफ में, जो नाबार्ड के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में शॉर्टफॉल अगर हो रहा है, हाउसिंग में शॉर्टफॉल हो रहा है, टारगेट्स था 63 लाख का, करोड़ का, सपोज कीजिए नहीं फुलफिल हुआ, रह गया, तो नेशनल हाउसिंग बैंक में कराओगे। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई में फुलफिल नहीं हुआ तो सिडबी में और मुद्रा में। तो जो कितना करवाना है वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बैंक अपने अकॉर्डिंग नहीं करते कि ठीक है हमारा शॉर्टफॉल रह गया तो चलो जाओ ये नेशनल हाउसिंग बैंक में दे दो, आरबीआई ने ही बोला है। टर्म एंड कंडीशन भी आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं इस प्रोविजन से, उनको ये वाला प्रोविजन नहीं दिया गया है। ठीक है। अब अब एक होता है कि इन्वेस्टमेंट की जा रही है बैंक के द्वारा सिक्योरिटाइजेशन नोट्स में। मतलब क्या है कहने का, बैंक क्या करते हैं ना, अपने लोन का एक तरीके से बंडल्स बना के सिक्योरिटाइजेशंस कर लेते हैं और दूसरे बैंक को बेच देते हैं अगर कोई शॉर्टफॉल हो रहा है बैंक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन नोट्स में। पर कंडीशन क्या है कि जो आपने लोन दिया है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर में दिया हो, वो पीएसएल एलिजिबल है एक्सेप्ट फॉर द अदर कैटेगरी। यानी देखो, ए बैंक का 500 करोड़ का एग्रीकल्चर लोन था पीएसएल में, ठीक है मान लो। अब इन्होंने ये बंडल्स बना दिया, सिक्योरिटाइजेशंस कर दिया, ये बैंक बी को सेल कर दिया। ठीक है, तो अंडरलाइंग लोन जो लोन दिया है वो बैंक्स के द्वारा ओरिजिनेट किया गया हो, पीएसएल एलिजिबल हो, यानी जो 500 करोड़ का लोन दिया ना वो पीएसएल की कैटेगरी में होना चाहिए। अब आरबीआई के सिक्योरिटाइजेशन स्टैंडर्ड एसेट्स गाइडलाइन फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर आप सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हो उन लोन की जो लोन दिए थे आपने अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम एनबीएफसीज, वो एलिजिबल नहीं है इस कैटेगरी में, उनको हम पीएसएल में नहीं लेंगे। आरआरबी अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है। एक रहता है कि आपने सिक्योरिटाइजेशन नहीं की, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट ही कर दिया, लोन ही ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट असाइनमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो जब बैंक परचेज कर रहे हैं पूल्स ऑफ लोन एक्सेप्ट अदर कैटेगरी, तो वो लोन भी ओरिजिनली आप क्लासिफाई करोगे पीएसएल में बिफोर द सेल। एसबीआई ने पीएनबी को दे दिया आगे लोन। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि जो लोन था वो पीएसएल ही होना चाहिए। और आरबीआई की गाइडलाइंस कंप्लाई करोगे आप ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर। बैंक रिपोर्ट करेंगे जो एक्चुअल लोन अमाउंट आपने दिया है पीएसएल बोरोवर को, प्रीमियम नहीं। जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना लोन वैल्यू पे, उसको तो काउंट किया ही नहीं जाएगा, एक्चुअल लोन अमाउंट डिस्पर्स टू पीएसएल बोरोवर वो लेगा फिर पीएनबी। ठीक है। यहाँ पे अगेन जो आपका लोन अगेंस्ट आप गोल्ड ज्वेलरी दे रहे हो एनबीएफसी को, वो पीएसएल एलिजिबल नहीं होते, आरआरबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ये लगे कि कितनी ज्यादा परसेंटेज हमें याद रखनी है, इतना कैसे कर पाएंगे, टाइम की कमी है, तो आप ना ये समरीज पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर बार जो इससे क्वेश्चन आएगा आएगा, बिकॉज इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दो रीडिंग्स आपको थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो इजी होता जाएगा आपके लिए। पीएसएलसी आईबीपीसी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एक होता है आपका इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एक होता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले पीएसएलसी की बात करते हैं। बैंक बाय सेल कर सकते हैं पीएसएलसी एज पर आरबीआई गाइडलाइन। यहाँ पे क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है। एक एग्जांपल से समझे, एक पर्सन है अमित, एक राहुल। ठीक है, अमित के पास एप्पल्स है, बहुत सारे एप्पल्स हैं, राहुल के पास एप्पल्स नहीं है। ठीक है, तो अमित क्या बोलता है कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट इशू कर देता हूँ कि इतने एप्पल तुम्हें मैंने असाइन कर दिए, एक्चुअल में एप्पल नहीं दिए राहुल को, दैट इज पीएसएलसी। ठीक है, बट राहुल का टारगेट एक तरीके से कंप्लीट हो गया कि उसके पास भी एप्पल हो गए, एक्चुअल एप्पल ट्रांसफर नहीं हुए, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, दैट इज पीएसएलसी। अब आईबीपीसी इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें अमित क्या कर रहा है, एप्पल भी ट्रांसफर कर रहा है साथ में, दोनों शेयर कर रहे हैं रिस्क। दैट वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड एक एनालॉजी के थ्रू कि क्या होता है ये। ठीक है, तो आईबीपीसी में आप क्या कर रहे हो, रिस्क शेयरिंग बेसिस पे जो है बैंक परचेज कर रहा है ये, अंडरलाइंग एसेट क्वालिफाई हो पीएसएल के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं और, एसबीआई ने क्या किया,
लोन एग्रीकल्चर लोन्स का टारगेट 500 करोड़ था। पीएनबी का भी क्या था आपका, मान लीजिए 500 करोड़ था, पीएनबी का फुलफिल नहीं हुआ तो एसबीआई ने जो है सर्टिफिकेट इशू कर दिया पीएनबी को, दैट इज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो पीएनबी के टारगेट्स जो है फुलफिल होते हुए दिखेंगे। तो जो नेट नॉमिनल वैल्यू है पीएसएलसी की, वो एलिजिबल होती है अंडर रिस्पेक्टिव पीएसएल कैटेगरी में अगर आपका अंडरलाइंग एसेट पीएसएल कंप्लाइंट हो और बैंक्स के द्वारा ओरिजिनेट किया गया हो। इसमें सर्टिफिकेट ही आप ट्रांसफर कर रहे हो। आईबीपीसी में क्या हो रहा है, दोनों बैंक, एसबीआई ने बोला कि 50 करोड़ लोन तुम्हारे पास है एग्रीकल्चर लोन पीएनबी को, ठीक है, दोनों रिस्क शेयर कर रहे हैं, राइट। कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। अगर आपका आईबीपीसी रिलेट टू एक्सपोर्ट क्रेडिट तो वो पीएसएल ट्रीट होगा फॉर द परचेजिंग बैंक। इशुइंग बैंक को ये सर्टिफाई करना है। परचेजिंग बैंक कौन है यहाँ पे, पीएनबी बैंक है, ठीक है। इशुइंग बैंक कौन हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। तो उनको ये क्लैरी सर्टिफाई करना होता है कि अंडरलाइंग एसेट इंडीड एक्सपोर्ट क्रेडिट है, कि आपने एक्सपोर्ट में ही क्रेडिट दिया है। बोथ इशुइंग परचेजिंग बैंक कैरी आउट करेंगे ड्यू डिलीजेंस। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ध्यान रखना है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, रिस्क भी शेयर हो रहा है दोनों बैंक्स में, यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट ही आपने आगे ट्रांसफर कर दिया। तो डिफरेंस यही है कि आपने पीएसएलसी में तो सिर्फ पीएसएल टारगेट्स कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव था एकमात्र। आईबीपीसी में आप लिक्विडिटी रिस्क शेयरिंग कर रहे हो, पीएसएल ऑप्शनल है ना, दोनों जो है रिस्क शेयर कर रहे हैं। तो एक ने खरीदा, दूसरे ने पैसा प्रोवाइड कर दिया। एसेट ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है विद और विदाउट रिस्क। क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हो रहा है। 10 ईयर फाइनेंशियल ईयर बेस्ड है, यानी क्या मतलब है आपका, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ना तो पीएसएल अगेन आपको नया जो है चाहिए होगा, 1 साल के लिए वैलिड है एक तरीके से। ये आईबीपीसी तो शॉर्ट टर्म होता है, हो सकता है 6 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। पीएसएल कंप्लाइंसेस के लिए हम यूज कर रहे हो, यस, प्राइमरी पर्पस पीएसएलसी का यही है कि पीएसएल के टारगेट्स फुलफिल करने थे पीएनबी ने। आईबीपीसी में हो रहा है बट अंडरलाइंग लोन आपका पीएसएल एलिजिबल हो। ओनरशिप लोन की किसके पास है, जैसे एप्पल किसके पास थे, अमित के पास ही थे, है ना, जो एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पे ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास ही है, यानी एसबीआई के पास ही है। आईबीपीसी में दोनों शेयर कर रहे हैं और ट्रांसफर होगी। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डिफरेंस क्या है, राइट। देन ऑन लेंडिंग की बात की थी ना हमने, बैंक एनबीएफसी को पैसा दे रहे हैं, एनबीएफसी आगे फर्दर जो है बोरोवर तक पैसा पहुंचा रही है। बट जो बैंक क्रेडिट देते हैं एनबीएफसी को, एचएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ऑन लेंडिंग पर्पस के लिए, वो पीएसएल एलिजिबल है अप टू 5% ऑफ बैंक टोटल पीएसएल इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का ये था अगर बैंक का, तो इसका सिर्फ 5% ही काउंट होगा, ठीक है, ऑन लेंडिंग में। क्या अब आरबीआई बोलता है बैंकों की तुम सारा टारगेट जो है ये एनबीएफसी के थ्रू नहीं कवर कराओगे ना अपना प्राइवेट सेक्टर्स का, तुम्हें खुद को लोन देना है। तो कंप्लाइंसेस मेजर किए जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, एवरेज निकाला जाता है लेंडिंग पोर्टफोलियो का ओवर 4 क्वार्टर, करंट फाइनेंशियल ईयर का 4 क्वार्टर्स का एवरेज निकाला जाएगा। उसको जो आएगी वैल्यू वो होगा आपका, कि इतना लोन आप दे सकते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि एक फूड कार्ट है, ठीक है, जिसको असाइन किया गया है कि तुमने गरीबों में खाना बांटना है, ठीक है। अब फूड कार्ट को बोला है कि तुम देखो 5% फूड जो है डिलीवरी बॉयज के थ्रू डिलीवर कराओ और बाकी का तुम खुद दोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें गरीब लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका कैसे मिलेगा अगर तुम डिलीवरी बॉय के थ्रू ही सारा का सारा खाना आगे पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक का हिसाब है कि 5% ही टोटल आप ऑन लेंडिंग के थ्रू दोगे, बाकी जो है बैंक जो है खुद अपने टारगेट्स प्रायोरिटी सेक्टर्स के कंप्लीट करे। दिस इज व्हाट जो है आरबीआई हैज टोल्ड द बैंक्स कि आपको अपने टारगेट्स खुद कंप्लीट करने हैं। ऑन लेंडिंग का जो है कम रखा गया है। फिर जो मॉनिटरिंग पीएसएल टारगेट्स की वो होती है आपकी कैलेंडर क्वार्टर बेसिस पे, फाइनेंशियल क्वार्टर नहीं हम इसमें कंसीडर करते, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइमलाइंस क्या है कि आपको क्वार्टरली डाटा सबमिट करवाना है विद इन 15 डेज फ्रॉम क्वार्टर एंड, एनुअल डाटा सबमिट करवाना है विद इन 1 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। और आरआरबी की बात करें तो इनको किसको करवाना पड़ता है, नबार्ड को, क्वार्टरली और एनुअली बोथ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तो फॉलो करनी है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन और सुपरवाइजरी रिटर्न। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने बोला कि तुम्हें ये पीएसएल के टारगेट्स हैं तुम्हें फुलफिल करने हैं, प्रायोरिटी सेक्टर जो सेट किए गए हैं उनको तुमने लोन देना, और आरबीआई मॉनिटरिंग ही नहीं करेगा, आरबीआई चेक रखेगा कि आप टारगेट्स फुलफिल कर पा रहे हो, इसलिए तो रिपोर्टिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली टाइमली करवाना जरूरी है। ओके,
तो इसी के साथ हमारा पीएसएल टारगेट्स का जो टॉपिक वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। समरी फॉर्म में आप एक दो बार रीडिंग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चंस आने के डेफिनेटली 100% चांसेस हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव यही था पीएसएल का कि इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आनी है, हर एक सेक्टर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाए। दैट इज द मेन एम ऑफ आरबीआई। ओके, बैंक सिर्फ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल डेवलप्ड लोगों को ही ना लोन दे, इन सेक्टर पिछड़े वर्ग को भी लोन दिया जाए और जो है एक बैलेंस ग्रोथ इंडिया में आए। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बैंक का एएनबीसी है 800 करोड़ का, सीओबीएसई है 700 करोड़ का, पीएसएल टारगेट किस पे कैलकुलेट होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस पे? जो ज्यादा हायर है, एएनबीसी पे। ठीक है। अब मैक्सिमम लोन लिमिट स्कूल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या रखी गई थी? 5 करोड़ थी क्या? 10 करोड़, 10 करोड़, ओ सॉरी 8 करोड़, 10 करोड़ या 12 करोड़? क्या थी? 8 करोड़ थी। कि आप स्कूल सेट करो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, टॉयलेट्स वगैरह बनाओ, तो 8 करोड़ है लिमिट। आरबीआई ने असाइन किया हायर वेट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। क्या क्राइटेरिया था? पीएसएल पर कैपिटा पीएसएल ग्रेटर देन 42,000 वहां पे, पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 वहां पे किया, या पर कैपिटा पीएसएल इसके बीच में है, या इक्वल पीएसएल डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे आरबीआई ने असाइन किया था 125 वेट? जहां पे आपका पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 रुपीज है। एक तरीके से कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे अगर आप क्या दे रहे हो, 100 करोड़ का लोन दे रहे हो, तो उसको 125 करोड़ जो पीएसएल क्रेडिट में कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो दैट इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बोरोवर ने अप्लाई किया फॉर अ रिपेयर लोन ऑफ 12 लाख इन अ सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10 लाख। प्रॉपर्टी कॉस्ट 40 लाख की है। पीएसएल एलिजिबिलिटी क्या थी? फुली एलिजिबल है क्या? नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल क्योंकि कॉस्ट एक्सीड करे लिमिट को, पार्शियल एलिजिबल। लोन एक्सीड कर रहा है लिमिट को। बी इज द राइट आंसर। देखिए, रिपेयर की बात करें अगर हमने यहीं पे पढ़ा ना, तो अगर आप रिपेयर करा रहे हो, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। घर की रिपेयरिंग वगैरह करा रहे हो तो कितना था? 10 लाख है आपका। सिटीज विद पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख के लिए 10 लाख है आपका। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट क्या थी? 44 लाख। राइट। तो देखो, सेकंड कंडीशंस तो हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पे। ये था ना आपका कि प्रॉपर्टी कॉस्ट 40 लाख की है, बट ये 12 लाख का लोन नहीं मिलेगा ना, 10 लाख का था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोन जो आप डिस्ट्रेस्ड पर्सन को दे रहे हो, जो फार्मर नहीं है, कि वो क्या करे, डेट अपना पे कर पाए, तो वो अंडर पीएसएल में आते हैं। कितना लोन दिया जाता है उनको? लोन लेस देन इक्वल टू 2 लाख, लेस देन इक्वल टू 5 लाख, या लेस देन इक्वल टू 1 लाख, या कोई लिमिट ही नहीं है। तो कितना था? 1 लाख और इक्वल टू जो है 1 लाख दिया जाता है कि अगर आप फार्मर नहीं हो, आपने वैसे किसी रिलेटिव से लोन लिया है, वो पैसा आपने चुकाना है, तो वो भी आप पीएसएल में काउंट होगा। तो देखिए, जैसे बहुत कम टाइम रह गया आपकी जेआईबी की प्रिपरेशन के लिए, ऑल दो अभी आप बहुत बिजी चल रहे हो टिल 31 मार्च, तो अभी भी आप अप्रैल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको अभी किसी कोर्स में की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अब सेल्फ स्टडी का तो टाइम नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, हमारे कोर्सेज में जाके जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करोगे, वहां पे आप डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ कोर्सेज देख सकते हो एज पर योर डिमांड। देखो, जो भी आपको सही लगता है। एक आपका लाइव क्रैश कोर्स है, ये उनके लिए है जो कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। लाइक आपको टोटल ना यहाँ पे 60 क्लासेस मिल रही है, 15 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। बैच 5 ऑलरेडी चल रहा है। 2-2 घंटे की मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती हैं। लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं आपको, सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और कोड यूज करना है फ्लैश 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। अब एक हमारा सुपर क्रैश कोर्स है, बहुत और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करनी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की इसमें। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। लाइव क्रैश में तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे भी आपको 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस मिलती हैं। ठीक है। टोटल आपकी 6 क्लासेस पर सब्जेक्ट जाती हैं यहाँ पे, और कम कर दिया टाइम की, आपकी टाइम को अंडरस्टैंड करते हुए, आपकी नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, बिकॉज एज अ बैंकर यू पीपल आर ऑलवेज लेस ऑफ टाइम। तो आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, उसके लिए हम ये कोर्स लेके आए हैं। नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पे कोड यूज करना है JIB80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। राइट। फिर हमारी टेस्ट सीरीज भी है। आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए। सॉल्व पीवाईक्यू मिल रहे हैं,
फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रही है और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। और यहाँ पे आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। टू फ्लैश 80 कोड ही यूज करना है। बाकी तो आपका मास्टर कोर्स है, ये डिटेल स्टडी करना चाहते हो, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है 15 से 20 मिनट की, और लाइव क्लासेस भी मिलती है, तो आप अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हो। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले ये देखना चाहते हो क्लासेस का लेवल है क्या, किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, तो 3 आवर का ट्रायल कोर्स है हमारा विद जस्ट ₹1, वो देख सकते हैं आप। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहते हैं। मेंटर टॉक में आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करो, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, या कोई सब्जेक्ट से ज्यादा डर लग रहा है, एनीथिंग यू कैन डिस्कस। बाकी आपको किसी और तरीके का कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB May 2026 एग्जामिनेशन।